हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का अपना लेक्चर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको टर्म मिलते रहते हैं। अभी एग्रोनॉमी पढ़ोगे, सॉइल साइंस में पढ़ोगे, इरिगेशन पढ़ोगे, तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं रहता है तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो कॉन्सेप्ट हम आज आप समझेंगे और मज़ा आने वाला है। अच्छा टॉपिक है और बहुत कन्फ्यूजन में भी रहता है, कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ दिया है। ठीक है, तो जब एक एक चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो आपको सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी जो आपकी कन्फ्यूजन है। ठीक है, जैसे कि एक एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये सब चीजें आपको मिलती होगी पेपर में भी, बुक में भी, हर जगह मिलती है। तो कैसे क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले देखिए, पहला क्या लिखा है, जियोग्राफिकल एरिया। कहोगे जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। जियोग्राफिकल एरिया तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है, जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा क्या लिखा है, रिपोर्टेड एरिया। देखिए, ये किसी देश की बात कर लो, ठीक है, उसका एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। जैसे भारत ही है, भारत का क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्रफल है। मतलब इंडिया का जो भी एरिया है, चाहे वो कल्टीवेटेड हो, चाहे हिली एरियाज हो, चाहे बरेन एरियाज हो, कोई भी लैंड हो, ठीक है, कोई नदी है, कुछ भी है, पूरा जियोग्राफिकल एरिया ही क्या कहलाती है, उस देश की जियोग्राफिकल एरिया कहलाती है। जैसे कि पूछा जाता, भारत की जियोग्राफिकल एरिया क्या है, लगभग कितना है, आप जानते भी होंगे, 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, तो मोटी मोटा आप क्या कह सकते हो, 329 मिलियन हेक्टेयर। तो ये पूरा इंडिया का एरिया है, इसी को क्या कहते हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया कहते हैं। अब बात आएगी रिपोर्टेड एरिया क्या है। ठीक है, देखिए, अब वही है ना कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे हम आप नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं है। देखिए, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, आप समझते हो कि जिसके बारे में हमें जानकारी हो, चाहे जो सेक्टर हो, हिली एरियाज हो, इरिगेशन एरियाज हो, कल्टीवेटेड एरियाज हो, ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं नहीं, जिसके बारे में हमारे पास डाटा है वही आपका क्या होगा, रिपोर्टेड एरिया है। बात समझ गए कि नहीं, बहुत सारे एरिया हैं, ठीक है, हम वहां का डाटा ला ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि मान लीजिए बहुत हिली एरियाज है, बर्फ का एरिया है, ठीक है, अब वहां पे कैसे जाओगे, जाना संभव है नहीं। तो कहने का मतलब जिसके बारे में जानकारी है या जिसका हमें रिपोर्ट है कि कितना है कितना नहीं है, वो सारी चीजें मिला के वही आपकी क्या होती हैं, रिपोर्टेड एरिया होती हैं। ये कितना है, तो किसी किसी बुक में 305 से 310 तक मिलता है, तो आप मान के रखिएगा कितना, 310 मिलियन हेक्टेयर। लगभग 19 मिलियन हेक्टेयर का कोई डाटा ही नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है। तो कहोगे आजकल सर जी बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे आ गए हैं, वो तो आसमान से पता लगा लेते हैं, जैसे रिमोट सेंसिव होता है, कुछ चीजें होती हैं। रिमोट सेंसिव का मेन काम क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया को मेजर करता है। लेकिन अब कल्टीवेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया, कोई चीज है इरिगेशन से रिलेटेड, कुछ वो नहीं एग्जैक्ट डाटा दे पाएगा, तो वो सब चीजें रिमोट सेंसिव भी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका रिपोर्टेड एरिया है इंडिया का, वो कितना है, लगभग 310 मिलियन हेक्टेयर। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जियोग्राफिकल एरिया कितना है, रिपोर्टेड एरिया कितना है। इतना आप समझ गए होंगे, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए, दो तीन चीजें बातें और बता दें आपको, जैसे कि जो हम बता रहे हैं ना, ये सब चीजें लिखते रहना। ठीक है, लिखते रहोगे ना, एक अलग मजा आपको मिलेगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लिखना जरूर, क्योंकि लिखोगे ना तभी मजा आने वाला है। तो ये चीजें कॉपी पेन आप अपने पास रखो, जैसे कि वो चीजें आप लिखते रहो, नहीं तो बाद में दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है, क्योंकि हम तो सारी चीजें बता दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी हम बता दें, अगर आप चाहते हो कि हम पूरा मैटर से पढ़ाएं, जैसे मान लीजिए कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, इसके बारे में 2-4 लाइन की डिफिनीशन होगी। कहोगे
कि सर आप डिफिनीशन के साथ पढ़ाइए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम अगर बोल सकते हैं तो वही चीज हम देख के पढ़ भी सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कहोगे कि सर जी पूरा मैटर के साथ पढ़ाइए पीपीटी बना के, हम वो भी करेंगे। एक बार अपना व्यू दीजिएगा मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो उस पर मैं काम करूंगा। और देखिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। और यही मजा आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, उसको भी मिले, इसके लिए आप क्या करिए, चैनल को उसके पास शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला टर्म क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, उसके बाद करंट फॉलोज और कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, कैचमेंट एरिया। कहोगे सर जी ये सब तो बहुत ही नाम बता दिए। देखिए सर ये सब चीजें आपको टर्म मिलते हैं जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे IBPS FO दोगे, MSc का दोगे, वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप नहीं निकाल सकते हो, अगर क्लियर नहीं है तो इस वजह से कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, देखिए कल्चरेबल का मतलब आप समझ गए होंगे, लैंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां पे खेती की जाती होगी उसी को क्या कहते हैं, कल्चरेबल लैंड कहते हैं। लेकिन अब इसी के बीच में क्या है, कल्चरेबल वेस्ट आ गया। बात समझे कि नहीं। अब वेस्ट का मतलब आप समझ सकते होंगे कि वेस्ट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वेस्ट का मतलब कहीं गैप आया होगा कुछ ना कुछ, तो वही चीजें कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये होता है अगर जिस भूमि पर या जिस लैंड पर लगभग 5 साल से, कितना 5 साल से खेती ना हुई हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर 5 साल से लगातार खेती किसी भूमि पर नहीं हुई है, वो क्या होगा, आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड होगा। वो क्या रीजन हो सकता है, हो सकता है दोनों भाई में झगड़ा हुआ हो, सरकार के द्वारा स्टे कर दी गई हो, या मान लीजिए आपका पड़ोसी घर बनवा रहा है, आपसे कह दिए भैया 5 साल के लिए अपनी जमीन दे दो, हम पूरा मटेरियल वहां स्टोर रखेंगे, हम बाद में आपको पैसा दे देंगे। वो कोई भी रीजन हो सकता, किसी भी रीजन से अगर आप किसी भी भूमि पर 5 साल खेती नहीं किए हो, 5 साल से ज्यादा अगर खेती नहीं किए हो, वो आपकी एरिया क्या कहलाएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगी। कहने का मतलब खेती होती थी लेकिन लगभग 5-6 साल से खेती नहीं हो रही है, यही आपकी क्या कहलाती है, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाती है, ठीक है। अब बात आएगी करंट फॉलो, ये क्या होता है, करंट मतलब जानते हो प्रेजेंट की, बात समझे कि नहीं। तो अगर प्रेजेंट में खेती, देखिए एक ईयर होता है, होता कि नहीं, एक ईयर में कितने सीजन होते हैं, मोस्टली तो 2 होते हैं, लेकिन वैसे 3 माना जाता। मेन कितने होते हैं, 2। अभी मैं आपको लेक्चर में बताया था, तो 3 सीजन होते हैं कि नहीं। अब तीनों सीजन में खेती करते हो, खरीफ रबी जायद में। मान लीजिए किसी एक सीजन में आप खेती नहीं किए, किसी एक सीजन में आप खेती नहीं किए, मतलब साल भर में अगर किसी एक सीजन में खेती नहीं कर रहे हो, वो समय क्या कहलाएगा, आपका करंट फॉलो कहलाएगा। या जिस एरिया पर किसी सीजन में खेती नहीं कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, करंट फॉलो कहलाएगा। इसकी वजह से होता क्या है, जैसे आप गांव में देखिए लोग कहते हैं कि हम अपने खेत को चौमस छोड़ दिए हैं, क्यों, क्योंकि खरीफ सीजन में हम उसमें धान की प्लांटिंग या खरीफ सीजन की कोई ऐसी क्रॉप की सोइंग नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि उनको पता है कि अभी जस्ट हम क्या किए थे, वीट की हार्वेस्टिंग किए थे। अब तुरंत उसमें अगर आप कोई क्रॉप बोओगे, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी मॉइस्चर चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट पानी स्टोर हो जाए, बात समझे कि नहीं, स्टोर हो जाए। स्टोर होने के लिए क्या करते हैं, एक सीजन का गैप कर देते हैं। जब गैप कर देंगे उसी गैप को क्या कहते हैं, करंट फॉलो कहते हैं। समझ गए होंगे। देखिए जैसे हम ही आप हैं, अभी हम आपको दौड़ा दें, हम भी आपके साथ दौड़े, भाई एक स्पीड से कितने कितने दूरी तक दौड़ते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर या 500 मीटर। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में हमें ब्रेक दे दिया गया आधे घंटे का, 20 मिनट का, अगर हम फिर से दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो उसी स्पीड से दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे। वही चीज यहां पे भी होता है भाई। जो प्रोडक्शन दे रही है सॉइल, या जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी या मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है सॉइल के अंदर, अब लगातार क्रॉप अगर उसमें आप
सोइंग करते रहोगे तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी लो होगी और पानी की अवेलेबिलिटी भी लो होगी कि नहीं। उससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि साल भर में किसी एक सीजन में फील्ड को जो गैप कर देते हैं, उसमें सोइंग नहीं करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, करंट फॉलो कहलाती है। अब देखिए, एक आ गया आपका कमांड एरिया और दूसरा क्या आ गया, कल्चरेबल कमांड एरिया, तीसरा क्या आ गया, कैचमेंट एरिया। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, जरा समझिएगा, लिखते रहना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो यार। तुम लोगों को कमेंट करने में कोई दिक्कत थोड़ो होती है, किया करो झोर के कमेंट, झोर के समझते हो ना, होता नहीं भैया, झोर के काम करो, मतलब खूब करो और फैला दो अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि आपका जो सपोर्ट, आपका जो प्यार मिल रहा है, उससे हमें बड़ी एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से मैं आपके सामने डेली आता हूं, क्योंकि जब इस टाइम का हमें बड़ा इंतजार होता है। मैं डेली एक वीडियो शूट करने के लिए पूरा काम करता हूं, एक्साइटेड भी होता हूं, नहीं आप फिर एक नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ऐसे करके मैं एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक मैं आपके सामने लाऊंगा। इस चीज का प्रॉमिस करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से इतनी एनर्जी है, पढ़ता भी हूं, काम भी करता हूं आपके लिए, मजा भी आता है। देखिए, जब आप किसी भी काम को अपना पैशन बना लोगे ना, बड़ा मजा आता है। देखिए, आप सोचते हो कि हम बैंक में अधिकारी बन जाए या कहीं मेरा एडमिशन हो जाए, तो एडमिशन होने के बाद या बैंक में अधिकारी बनने के बाद आपको पैसा देता ना, किसका पैसा देता, आप वहां 10 घंटा 8 घंटा काम करते हो, तब जाके आपको महीने 40-50 हजार रुपये मिलता है। तो लेकिन वो 40,000 50,000 कब पाओगे, जब आप अभी आपकी नौकरी क्या है, पढ़ना। जब 8 से 10 घंटा आप डेली काम करोगे ना, तो सैलरी के रूप में एक दिन आपको एक जॉब मिलेगी, एक एटीएम मिल जाएगा, उस एटीएम से हर महीना 70,000 50,000 आप निकालोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपना पैशन बनाओ, पढ़ाई में मजा खूब आता है, बस एक बार बैठना सीखो। ठीक है, 10-20 दिन लगातार बैठोगे ना, तो उसके बाद आपका पैशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या बोला, कमांड एरिया, कैचमेंट एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया या कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ये तीनों समझना। देखिए, होता नहीं कि भाई इस बैच के ऊपर मैं बहुत कमांड किया हूं, मैं बोलता हूं ना कि आपके ऊपर मेरा बड़ा कमांड है। कमांड मतलब समझ गए, होता नहीं कि यार मेरे ऊपर पापा हमारे क्या करते हैं, बड़े कमांड रखते हैं, मतलब पूरा फोकस करते हैं कि नहीं। वही चीज, मतलब जिस एरिया पर आपका कमांड हो, बात समझना। जैसे कि अभी हम कह दें कि आपके पापा के नाम कितनी खेती या कितनी जमीन है, तुम कह दोगे कि 10 हेक्टेयर है। कितनी है, 10 हेक्टेयर है। कहने का मतलब आपके पापा का कमांड है कि नहीं इस 10 हेक्टेयर पर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कमांड एरिया हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, कमांड एरिया का मतलब जितने लैंड पर या जितने पानी पर, कुछ भी आप कह सकते हो कि उस पे आपका कमांड हो। जैसे मेरे पास 50 बच्चा पढ़ रहा है, तो मेरा कमांड कितने बच्चों के ऊपर होगा, 50 बच्चों के ऊपर होगा ना। पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसी के ऊपर हमारा कमांड रहेगा ना। तो वही चीज होती है क्या, कमांड एरिया। कहने का मतलब आपके पापा के नाम 10 हेक्टेयर लैंड है, तो आपके पापा का कमांड कितना होगा, 10 हेक्टेयर पे होगा। ठीक है, अब देखिए कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, जरा समझना। अगर आपके पापा के ऊपर के नाम पे 10 हेक्टेयर लैंड है, तो क्या 10 हेक्टेयर पे खेती करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उसी में घर बनाए होंगे, उसी में बगीचा लगाए होंगे, उसी में जानवर का घर बनाए होंगे, उसी में, और गांव में जानते हो बहुत सारी चीजें होती हैं रखने के लिए, पशु के रखने के लिए या लकड़ी उकड़ी रखने के लिए। एरिया, भाई वो एरिया कहां से लोगे, इसी कमांड एरिया से लोगे ना, लोगे कि नहीं। मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर थी, वो आपका कमांड एरिया हो गया। अब उसमें से 2 हेक्टेयर क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसमें, घर बनाने में या कुछ और करने में। आपके पास कितनी जमीन बची खेती करने के लिए, 8 बची ना, 8 हेक्टेयर। तो ये 8 हेक्टेयर आपकी क्या कहलाएगी, कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाएगी। कहने का मतलब जितने पे आप काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक सरकार है, वो कह दी कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को 10 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, अब सरकार की कमांड कितने पे थी, 10 लाख पे, लेकिन नौकरी कितने लोगों को दी, 5 लाख। तो वही चीज हो गई। तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या हो जाएगी, जितना की है
और जितना वो बोली थी या जितना वो कही थी वो उसका क्या हो जाएगी, कमांड एरिया हो जाएगी। समझ गए होंगे हमारी बात। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। हो गया आपका कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। अगला है क्या, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या होता है, देखिए कैचमेंट, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर किसी गांव में होगा, ठीक है, एक गांव है कि नहीं, इस गांव में बहुत सारे घर होंगे कि नहीं। अब देखिएगा इस घर में आपका कमांड तो है, लेकिन सारे घर में आपका कमांड थोड़ो है, नहीं है। बात समझे कि नहीं। आपका भी पानी इस नदी में आ रहा है, इस घर का भी पानी आ रहा है, इस घर का भी पानी आ रहा है, मतलब पूरे गांव का पानी कहां जा रहा है, इस नदी में जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे, बात समझना, जहां पे पूरे गांव की पानी या पूरे गांव का पानी इकट्ठा हो रहा है वो एरिया क्या कहलाएगी, कैचमेंट एरिया कहलाएगी। बात समझना, कैचमेंट एरिया क्या होता है कि मतलब पूरा समूह हो, कई लोगों का। बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे गांव में 100 हेक्टेयर लैंड है, मेरे नाम कितना है 10 हेक्टेयर, ये तो हो गया कमांड एरिया। बात समझना। और लेकिन जो पूरा एरिया है लगभग 100 हेक्टेयर, वो क्या हो जाएगा, आपका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। तो कैचमेंट एरिया का और कई नाम होते हैं, इसको और क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, वाटर शेड भी कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज मतलब क्या होता है, पानी निकालना। बात समझना, पानी को निकालना, ड्रेनेज, इतना तो जानते ही हो। बेसिन मतलब क्या होता है, जहां पे इकट्ठा होता है, 20 घर का पानी निकल कर कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, ड्रेनेज बेसिन कहेंगे, या वाटर शेड कहेंगे, या कैचमेंट एरिया कहेंगे, या वाटर बेसिन भी कहते हैं। कई नाम इसके होते हैं, ड्रेनेज बेसिन, वाटर बेसिन, या वाटर शेड, या कैचमेंट एरिया, सब एक ही चीज होता है कि कई जगह का अगर एक जगह इकट्ठा हो रहा है, कई जगह का पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उस एरिया को क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया कहेंगे। इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और कमांड एरिया मैंने वो भी आपको बता दिया, वो भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है। मजा अगर आ रहा है तो शेयर जरूर करिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो वो भी बताइए, जरूर करूंगा, क्योंकि आप ही के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। बाकी तो यार डेली आपके लिए कुछ ना कुछ करना ही है, और जैसा भी आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग मेहनत की जाएगी। जैसे कि हमारे इंटर वाले बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, फोन फाटा डेली करते हैं, सर जी हमारे लिए पढ़ाइए। उनको क्या लगता है ये हम उनके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। अब अगर यही हिंदी में यहाँ लिखा होता तो तब समझते हैं हमारे लिए पढ़ाया जा रहा है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश और हिंदी, हम भी एग्रीकल्चर के बंदे थे, हम भी तैयारी करके जब मेरा CSA में एडमिशन हुआ तो प्रोफेसर लिखाता था इंग्लिश में ना, तो लिख नहीं पाते थे, पीछे आराम से बैठते थे। क्यों, क्योंकि पता लगा आगे बैठूंगा तो प्रोफेसर कॉपी ना चेक कर ले। तो ऐसा भी होता था, लेकिन एक समय ऐसा है धीरे धीरे सारी चीजें सही हो गई। तो पकड़ने की आदत डालो कि कोई भी चीज सामने आ रही है उसको पकड़ो। यहाँ पे मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद क्या है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बस इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आपके लिए प्रॉपर बैच लेके आऊंगा जल्द से जल्द, तब देखना वहां पे धुआं किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, पढ़ाई तो मेन होती है ऑफलाइन, जब टीचर के सामने आप हो और आपके सामने टीचर हो, तब मजा आता है। अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा, आप हमसे पूछ ही नहीं सकते, सामने रहोगे तुरंत हाथ खड़ा करोगे, सर जी ये चीज कैसे हो बता दीजिए आप, तो मजा भी आता है। तो ऑनलाइन पढ़ाना भी बहुत आसान है। मान लीजिए हमें कोई चीज नहीं आ रही, हम किनारे गए, हमारे पास लैपटॉप रखा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम टकटका के सर्च कर लिए, लोग करते भी हैं ऐसे। तो ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ तो क्या, यहाँ तो एक कैमरा चल रहा है, उसी के सामने बोलते जाओ, ठीक है। बाकी ऑफलाइन पढ़ाई सबसे मस्त होती है, जैसे कंडीशन अच्छी होती है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं भगवान से कि जल्दी से कोरोना हमारे आसपास से भगा दे, क्योंकि दुनिया परेशान है, तो इसमें सबकी पढ़ाई लिखाई लॉस जा रही है। तो ऑफलाइन की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है। जिस दिन स्थिति आ जाएगी उस दिन आपके लिए धुआंधार काम किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत लिखा है, देखते हैं क्या होता है।
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, बरेन एंड अनकल्चरेबल लैंड, नेट इरिगेटेड एरिया, टोटल इरिगेटेड एरिया और इरिगेशन इंटेंसिटी। इसके बारे में देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, बात समझना। और नीचे क्या लिखा है, बरेन एंड अनकल्चरेबल लैंड। कहने का मतलब ऐसा लैंड जहां पे आप खेती कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब जिस लैंड पर या जिस भूमि पर खेती कर ही नहीं सकते हो, उस एरिया को या उस लैंड को क्या कहते हैं, बरेन कहते हैं या अनकल्चरेबल लैंड कहते हैं। कहोगे वो सर जी वो कौन कौन सी लैंड होती होंगी, जैसे माउंटेन देख लीजिए, पर्वत देख लीजिए, कहोगे तो वहां पे तो करते हैं भाई। अभी आप ही बताए थे कि पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है, कंटूर फार्मिंग की जाती है, लेकिन सर हर जगह नहीं की जा सकती ना। मान लीजिए जहां पे 10 to 15% के आसपास स्लोप है या 5% स्लोप है, वहां तो कर सकते हो। अब जहां पे 50%, देखिए ऐसे ऐसे पहाड़ मिलते हैं, वहां पे कैसे खेती करोगे। तो कहने का मतलब इस एरिया में, किस एरिया में, माउंटेन एरिया में, डिजर्ट एरिया में, जो बंजर भूमि होती है, वहां पे जो खेती करोगे वो क्या कहलाएगी, वरेन एरिया कहलाएगी। जहां जैसे बंजर एरिया हो गया या माउंटेन एरिया हो गया। खेती वाली बात मैंने गलत मेरे मुंह से निकली, बस ये समझना, जहां पे खेती नहीं कर सकते हो वो एरिया क्या होती हैं, बंजर एरिया होती है और माउंटेन एरिया होती है। कहोगे सर जी बंजर भूमि को सुधारा भी तो जा सकता है, वहां पे हम डिजर्ट एरिया को सुधार के खेती कर सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब आप जानते ही हो कि मृदा सुधारक सारी चीजें होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन अब वही है कि मान लीजिए कि किसी डिजर्ट एरिया को सुधारने में आपको 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ा है। अब उस लैंड से आप कमा रहे हो 1,50,000 रुपए, तो आप 10 लाख रुपए खर्च करके 10-5,000 या 1,50,000 कमाना पसंद करोगे? कभी नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा होगा, उसके हिसाब से इनकम होगी नहीं, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेकार हो जाता है। कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, वरेन या अनकल्चरेबल लैंड। वो एरिया कौन सा होता है, डिजर्ट और माउंटेन। एग्जांपल याद रखना। देखिए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, ये भी होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, मतलब कौन सा एरिया है जो एग्रीकल्चरल यूजेज के अंतर्गत नहीं आता है। तो एरिया कौन सा होगा भाई, जहां पे आप घर बनवाते हो, ठीक है, जहां पे रोड है, जहां पे ठेलियां लगती है, जहां पे रोड के किनारे स्थान है, ये सब एरिया क्या है आपके, क्या है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। मतलब जिस एरिया पर आप खेती ना करके कुछ और करते हो। भाई डिजर्ट पे कुछ और करते हो, कुछ नहीं करते हो, वहां तो घर भी नहीं बना सकते हो, पहाड़ पे घर भी नहीं बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे हम खेती नहीं करते हैं लेकिन कुछ और करते हैं, कोई और काम करते हैं, जैसे घर बना लिए, रोड बना लिए, कोई फैक्ट्री बना दिए, बात समझे कि नहीं, बिल्डिंग बना दिए। ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्या है, नेट इरिगेटेड एरिया क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है क्या, नेट इरिगेटेड एरिया, टोटल इरिगेटेड एरिया, इरिगेशन इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आगे आएगा नेट, क्या आएगा, नेट सोन एरिया, टोटल सोन एरिया या टोटल क्रॉप्ड एरिया, ये सब चीजें आएगी, अभी वहां पे भी बताऊंगा। नेट इरिगेटेड एरिया का मतलब समझना, मान लीजिए कि आप एक फार्मर हो, ठीक है, एक किसान हो, आपके पास कितना लैंड है, 10 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, 10 हेक्टेयर लैंड है। अब मान लीजिए उसमें से आपकी जो भूमि है या जो लैंड है, 5 हेक्टेयर पे इरिगेशन की फैसिलिटीज है, मतलब इरिगेशन के सोर्स हैं। बात समझना कि नहीं, तो आपके पास नेट इरिगेटेड एरिया कितना हुआ, 5। बात समझना, आपका कितना हुआ, 5 हुआ। बाकी टोटल आपका एरिया कितना था, 10, लेकिन इरिगेशन वाला एरिया कितना है आपका, लगभग
5 हेक्टेयर है। समझ गए कि नहीं? मतलब जितना एरिया आपके पास है, कल्टीवेटेड एरिया जितना है, उसमें से जो इरिगेटेड एरिया है वही आपका क्या होगा? नेट इरिगेटेड एरिया होगा। समझ गए होंगे मेरी बात आप? ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या आई? टोटल इरिगेटेड एरिया क्या होता? बात समझना, आपके पास लैंड कितनी थी? 10, इरिगेटेड कितना है? 5, यही हो गया आपका क्या? नेट इरिगेटेड। लेकिन अब कल्टीवेशन आप 3 सीजन में करोगे ना, खरीफ, रबी, जायद, करोगे कि नहीं? अब यहां 5 हो गया, यहां 5 हो गया, यहां 5 हो गया कि नहीं? अब टोटल इरिगेटेड एरिया आपका कितना हो जाएगा? समझ गए मेरी बात ना? तो यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब टोटल एरिया में जितना जो टोटल एरिया होगा उसमें 2 एरिया होगा। कौन कौन सा? एक इरिगेटेड, एक कौन सा होगा? रेनफेड एरिया। रेनफेड मतलब जो बारिश के बेस पे खेती हो रही है। बात समझना कि नहीं? तो नेट एरिया आपका वही होगा जो टोटल एरिया में से आपकी सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, अब बात आएगी, इतना आप समझ गए होंगे, टोटल एरिया मतलब तीनों सीजन का मिला के। अब बात करेंगे इरिगेशन इंटेंसिटी। जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वैसे इरिगेशन इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? फार्मूला आप जानते ही हो क्या होगा? टोटल इरिगेटेड एरिया, ठीक है, बटे नेट इरिगेटेड एरिया इंटू 100 आप कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? इरिगेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इरिगेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। समझ गए होंगे आप? ठीक है, तो यही सब टर्म होते हैं सर। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, इस चीज का हमें पूरा भरोसा है। हाँ, हमें पता है याद नहीं होगा, याद होने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2-3 बार, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इस चीज की गारंटी है, क्योंकि यार एकदम पूरा बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब नेट समझ गए होंगे, टोटल समझ गए होंगे। नेट क्या होता है? जितना आपके पास एरिया है उसमें से जो इरिगेटेड एरिया है। भाई 2 एरिया आपके पास होगा, एक एरिया ऐसा होगा जहां पे सिंचाई के साधन है, एक ऐसा होगा जहां पे सिंचाई के साधन नहीं, वहां पे बस रेनफॉल के बेस पे खेती होती है। वही चीज अगर भाई 3 सीजन में खेती करोगे, रबी, जायद और खरीफ में, तो तीनों मिला के आपके क्या हो जाएंगे? टोटल इरिगेटेड एरिया या ग्रॉस्ड इरिगेटेड एरिया। और अगर आपको इरिगेशन इंटेंसिटी निकालनी होगी तो ग्रॉस अपॉन नेट या टोटल अपॉन नेट इंटू 100 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इरिगेशन इंटेंसिटी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं इतनी? चलिए आगे देखते हैं। अगला स्लाइड अपना क्या है? नेट एरिया सोन मोर देन वंस, टोटल क्रॉप्ड एरिया, ऑपरेशनल होल्डिंग और ऑपरेशनल होल्डर। ये क्वेश्चन बनता है, अच्छे टर्म है, आपको समझना है और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताते रहिएगा कि सर समझ में आ रहा है, या आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, वो भी बताएंगे, या एग्रोनॉमी। अभी तो ये सब चीजें जनरल चल रही है। ठीक है, जैसे घर बनाना पड़ता है ना, तो घर बनाने से पहले क्या करते हो? सारा मटेरियल इकट्ठा करते हो। वही चीज हम आप यहां कर रहे हैं। क्या कि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सारी चीजों का मैपिंग कर रहे हैं। जैसे आपको एक मैपिंग हो जाए, नहीं हमें ये चीज पढ़ना है, इससे रिलेट करके पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्या? नेट एरिया सोन और एरिया सोन मोर देन वंस, टोटल क्रॉप्ड एरिया या तो टोटल क्रॉप्ड एरिया, ऑपरेशनल होल्डिंग और ऑपरेशनल होल्डर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्या लिखा है? नेट एरिया सोन। समझना, मान लीजिए कि आपके पास खेती कितनी है? 10 हेक्टेयर। क्या 10 हेक्टेयर खेती है कि नहीं? 10 हेक्टेयर खेती है। इस पे आप खेती कितना की है? मान लीजिए 5 हेक्टेयर पे। ठीक है, कितना की है? 5 हेक्टेयर पे। बात समझना थोड़ा। अब देखिए 5 हेक्टेयर पे खेती की है, अब क्या कहोगे सर जी यही आपका नेट सोन एरिया हुआ? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। देखिए आपके पास 10 हेक्टेयर खेती है, ठीक है, उस पे आप खेती कर सकते हो, तो यही आपकी क्या हो गई? नेट एरिया सोन हो गई। बात समझने की नहीं?
और देखिए टोटल क्रॉपेड एरिया या टोटल सोन एरिया कितना होगा। मान लीजिए कि खरीफ सीजन में 10 किए, बात समझना, फिर रबी सीजन में भी 10 कर दिए, जायद सीजन में भी 10 कर दिए, तो आपके पास टोटल एरिया कितना हो जाएगा, आपका 30 हेक्टेयर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। हमेशा जो टोटल सोन एरिया या टोटल क्रॉप्ड एरिया होगा वो ज्यादा होता है किससे, नेट एरिया सोन से। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, यहां से क्वेश्चन खूब बनता है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसी बीच में एक टॉपिक है, क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस। ठीक है, समझना। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, आपके पास नेट सोन एरिया कितना था, 10, टोटल एरिया कितना हो गया, 30, क्योंकि आप 3 सीजन में खेती करते हो। ठीक है, जितनी बार आप खेती करोगे वो जुड़ता जाएगा, समझना। अगर मान लीजिए 4 बार खेती कर दिए, ठीक है, 4 बार खेती कर दिए तो 40 हो जाएगा, तो आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 40। लेकिन माना जाता है 3 है, क्योंकि 3 सीजन मेनली होते हैं, क्योंकि अब आजकल कहीं कहीं 4 बार भी खेती की जा रही है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी आ जा रही है। तो टोटल एरिया आपका 30 हो गया। अब नेट एरिया कितना हो गया, 10। अब बीच में जो लगा है एरिया सोन मोर देन वंस, इसका मतलब क्या होता, देखिए भाई आपके पास जो खेत था, जो एरिया था, वो तो था ही ना, उसी को कितना बार आप रिपीट कर दिए, मान लीजिए 2 बार कर दिए, तो टोटल एरिया कितना था आपका 30, और 30 में से नेट एरिया आप घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया सोन मोर देन वन से आ जाएगा। बात समझना। मान लीजिए टोटल कितना आया था 30, नेट कितना है 10, तो अगर नेट एरिया सोन मोर देन वंस की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 हेक्टेयर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। या मान लीजिए कि आप पहले साल 10 हेक्टेयर, पहले सीजन में 10 किए, फिर 5 कर दिए, फिर 3 कर दिए, बात समझना, तो कितना हो गया, 18 हेक्टेयर हो गया कि नहीं। 18 हेक्टेयर क्या हुआ, टोटल क्रॉप्ड एरिया हुआ। अगर लेकिन बात आएगी एरिया सोन मोर देन वंस क्या होगा, तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपका 8 आएगा ना, क्योंकि आपका तो जो 10 हेक्टेयर है वो तो आपका नेट सोन एरिया है। तो नेट सोन एरिया के बाद जितनी खेती आप कर रहे हो वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी एरिया सोन मोर देन वंस कहलाएगी। कहने का मतलब जैसे कि आपके पास 10 रुपए था, ठीक है, 10 रुपए था, हम 30 रुपए और कहीं से आपको दे दिए, आपके पास टोटल कितना हो गया 40। लेकिन हम ये कहेंगे कि आपके पास आया कितना, तो आया कितना 20 रुपया तो आया है, मतलब 30 रुपए आया है, कितना आया 30 रुपए, तो उसी की बात होगी। कहने का मतलब जो नेट एरिया है टोटल में से घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एरिया सोन मोर देन वंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। नेट सोन एरिया क्या हो गया, जो आपके पास टोटल एरिया है, टोटल एरिया मान लीजिए 10 हेक्टेयर है, तो इसको 3 सीजन में खेती करोगे, 10 + 10 + 10, तो टोटल कितना हो गया 30 हेक्टेयर। ठीक है, 30 हेक्टेयर आपका क्या हो जाएगा, टोटल क्रॉप्ड एरिया या टोटल सोन एरिया हो जाएगा। टोटल सोन एरिया में से नेट सोन एरिया माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया सोन मोर देन वंस। बात समझे कि नहीं। तो यही आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, 2 टॉपिक और बचा है इसमें, क्या, ऑपरेशनल होल्डिंग और ऑपरेशनल होल्डर। अभी देखिए यहां पे मत जाइए, ठीक है, पहले आप होल्डिंग करिए। होल्डर होता ही नहीं भैया, अकाउंट होल्डर कौन सा है। आप जाते हो बैंक में तो बैंक कर्मी क्या पूछता, भैया आप अकाउंट होल्डर हो, कहते हो हाँ, कहने का मतलब आपका अकाउंट उस बैंक में है। ठीक है, बात समझना। और बैंक वाला आपका पैसा क्या करता, होल्ड कर लेता है। आपके अकाउंट में कभी कभी होल्ड लग जाता, आपका पैसा वो रोक लेता है, उसका पैसा नहीं है, पैसा किसका, मेरा, लेकिन होल्ड कौन किया है, वो बैंक वाला। बात समझना कि पैसा किसी और का है, होल्ड कोई और किया है, ये क्या होगा, होल्डिंग। होल्डर को मतलब मेरा है, हम है ही, तो मतलब हम खुद के मालिक हैं, खुद की काम कर रहे हैं, वो होल्डर हो जाता। बात समझना। तो यही चीज हुआ। मान लीजिए कि हम जमीन किसी और का है, खेती हम कर रहे हैं, जमीन किसी और का है, खेती हम कर रहे हैं, यही क्या कहलाती है,
ऑपरेशनल होल्डिंग कहलाती है। जैसे लोग रेंट पे खेती लेते हैं कि नहीं, गांव में बटाई पे खेती करते हैं कि नहीं, अधिया पे खेती करते हैं कि नहीं। कहने का मतलब जो दूसरे की जमीन होती है, अगर वो हम रेंट पे या बटाई पे या अधिया पे खेती कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेशनल होल्डिंग कहलाता है। कहने का मतलब किसी दूसरे की जमीन को होल्ड करके खेती करना क्या कहलाता है, ऑपरेशनल होल्डिंग कहलाता है। मतलब जमीन किसी की और है, खेती कोई और कर रहा है, तो ये जो सिस्टम बनता है, जो डिफिनीशन बनती है, उसको क्या कहेंगे, ऑपरेशनल होल्डिंग कहेंगे। इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, ऑपरेशनल होल्डर। होल्डर का मतलब मैंने क्या कहा, बैंक में आप गए, बैंक कर्मी आपसे पूछा आप अकाउंट होल्डर हो, कहोगे हाँ, मतलब आप अपने अकाउंट के मालिक हो, ठीक है। आप ही उसमें लेन देन कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता पैसा, बात समझना। तो वही एक फार्मर है, क्या है, एक फार्मर है, उसके नाम की जो जमीन है, ठीक है, जैसे हमारे पापा के नाम जमीन है और हमारे पापा खेती कर रहे हैं, यही क्या कहलाएगी, ऑपरेशनल होल्डर कहलाएगी। कहने का मतलब जो होल्डर है, जो मालिक है, अगर वो स्वयं अपने जमीन पे खेती कर रहा है, वही क्या कहलाएगी, ऑपरेशनल होल्डर कहलाएगी, ठीक है। इसमें दो होते हैं, या तो जैसे आप अकाउंट में, आपका एक अकाउंट होता है कंबाइंड अकाउंट, मतलब मम्मी पापा का दोनों लोगों का साथ है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट आपके घर में भी होगा, तो उसमें क्या होता है, मम्मी पापा दोनों लोग एक साथ होते हैं, मतलब दोनों लोग निकाल सकते हैं, मम्मी भी जाके बैंक से पैसा निकाल सकती है, पापा भी जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज, कोई ज्वाइंट जमीन है, ठीक है, और कोई इंडिविजुअल है, मतलब अलग हमारे नाम पे जमीन है, तो हम खेती कर रहे हैं, तब भी ऑपरेशनल होल्डर कहलाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, भाई अभी हमारी शादी तो हुई नहीं, हम कैसे अपना नाम ले लें, हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, दोनों लोग का जमीन है, ठीक है, लेकिन खेती कौन कर रहा, मेरे पापा कर रहे हैं, तो वो चीजें भी क्या कहलाएगी, ऑपरेशनल होल्डर कहलाएगी। बात समझ गए। तो जो ज्वाइंट जमीन होगी या इंडिविजुअल जो जमीन होगी, अगर स्वयं कोई खेती कर रहा, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑपरेशनल होल्डर कहलाएगा। हाँ, मे भी आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और इससे आसान में कुछ बताया भी नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, और देख लेते हैं टोटल कल्टीवेबल एरिया क्या होता है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है, एक होता है नेट कल्टीवेटेड एरिया। इसके बारे में देख लेते हैं पहले, क्या आगे में भी होगा, क्या यहां पे लिख लीजिए, क्या नेट कल्टीवेटेड एरिया। जैसे अभी मैं आपको वहां पे बताया था, क्या बताया था कि नेट सोन एरिया, ठीक है, ये सब चीजें चर्चा किए थे कि नहीं। तो ऐसे यहां पे भी होगा, नेट सोन एरिया बताया था कि नहीं, तो नेट सोन एरिया और टोटल कल्टीवेटेड एरिया। तो कहने का मतलब नेट सोन एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, नेट सोन होगा, कि एक सीजन में जो खेती कर रहे हैं आपके पास जो टोटल लैंड है। टोटल कल्टीवेटेड लैंड मतलब जो टोटल खेती की जा रही है, बात समझे कि नहीं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हो, तो आप क्या कहते हो, ग्रॉस कल्टीवेटेड लैंड या टोटल कल्टीवेटेड लैंड अपॉन नेट कल्टीवेटेड लैंड इनटू 100 आप कर दोगे, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी आ जाती है। इस समय कितना है, 142 या 43% है इंडिया की, अब बढ़ गई है, क्योंकि अब एरिया बढ़ भी रही है, नेट एरिया बढ़ भी रही है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। बाकी टोटल कल्टीवेबल एरिया क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंट थोड़ा थोड़ा है, समझ लीजिए क्या होता है। क्या है, एक टोटल कल्टीवेबल एरिया और टोटल कल्टीवेटेड एरिया, दोनों में बहुत माइनर अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ये लैंड है, क्या है, आपकी ये लैंड है, ठीक, लैंड है, इस पे खेती कर सकते हो, बात समझना, लेकिन कर नहीं रहे हो, कर सकते हो। अगर खेती कर सकते हो तो क्या हो जाएगी, टोटल
कल्टीवेबल एरिया हो जाएगी। जितने एरिया पे आप खेती कर रहे हो वो एरिया क्या कहलाएगी? टोटल कल्टीवेटेड एरिया कहलाएगी। समझ गए कि नहीं हमारी बात? हमने क्या कहा, मान लीजिए कि आपके पास 10 हेक्टेयर खेती है, आप 10 हेक्टेयर पे खेती कर सकते हो, लेकिन आप 10 हेक्टेयर पे खेती ना करके 8 ही हेक्टेयर पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 2 हेक्टेयर पे आप घर बना लिए, पशुपालन कर लिए, कुछ चीजें और कर लिए। ठीक है, जैसे आजकल देखिए लोग किसान की जमीन सरकार खरीद के क्या बना दे रही? रोड बना दे रही। तो खेती कहां से होगी? तो कहने का मतलब जो टोटल एरिया है जिस पे खेती किया जा सकता है, तो वही आपकी क्या कहलाएगी? टोटल कल्टीवेबल एरिया कहलाएगी। और जितने एरिया पे खेती की जा रही है वो क्या कहलाएगी? टोटल कल्टीवेटेड एरिया कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अगला देखते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड, हार्वेस्ट इंडेक्स, डेल्टा ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर एंड बेस पीरियड। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब क्या होता है, मजा आने वाला है, लगे रहिए और लगने के साथ साथ चैनल को शेयर भी करते रहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल यील्ड किसको कहते हैं और किसको इकोनॉमिकल यील्ड कहते हैं, किसको हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। मजा आने वाला है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल और हार्वेस्ट इंडेक्स, ये तीनों एक से संबंधित हैं। क्या? तीनों एक से रिलेटेड हैं। बताते हैं क्या होता है। जैसे कि आपका एक प्लांट होता है। क्या? एक प्लांट होता है। प्लांट में क्या क्या होता है आप जानते हो भाई? उसकी रूट होती, उसका स्टेम होता, उसका लीफ होता, फ्लावर होता, फ्लावर पे फ्रूट सेट होते हैं कि नहीं? फ्रूट सेट होते हैं, ये पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, और इसका एक इकोनॉमिकल पार्ट होगा जिससे कि फार्मर को इनकम प्राप्त होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि राइस, व्हीट का इकोनॉमिकल पार्ट क्या होगा? उसका सीड होगा कि नहीं? तो इस प्लांट में सारी चीजें हैं, वो सीड भी इंक्लूड है कि नहीं? तो पूरे का वजन जो होगा वो क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल यील्ड कहलाएगा। बात समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब उसमें क्या क्या आएगा? आपका ग्रेन भी आ जाएगा और क्या आएगा? स्ट्रा भी आ जाएगा। स्ट्रा मतलब समझते हो ना, उसका भूसा, उसका बायोमास। समझ गए कि नहीं? तो किसी भी प्लांट का जो टोटल वेट होता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल यील्ड कहलाता है। अब क्या कहोगे कि इकोनॉमिकल यील्ड क्या होता है? अब आप समझ गए होंगे, जो जिससे कि फार्मर को पैसा मिलता है। बात समझना, जैसे उसका ग्रेन हो गया, राइस का इकोनॉमिकल यील्ड क्या होती है? उसका ग्रेन होता, उसका दाना होता। आप समझ गए होंगे। तो भैया बायोलॉजिकल यील्ड क्या हुआ? ग्रेन प्लस स्ट्रा, दोनों दाना और भूसा दोनों के वजन को क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल यील्ड कहेंगे। इकोनॉमिकल यील्ड की बात आएगी तो क्या होती है? बस उसके सीड का वजन। बात समझ गए कि नहीं? जिससे कि फार्मर को पैसा मिलता है, वही क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल यील्ड कहलाती है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है? हार्वेस्ट इंडेक्स। बहुत पूछा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। कहोगे कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? हार्वेस्ट इंडेक्स, इसी को कहते हैं HI। क्या बोलते हैं? HI। शॉर्ट में हिंदी में कटाई सूचकांक भी बोलते हैं। HI बराबर क्या होता है देखना है। देखिए इसी के दोनों को अनुपात को क्या कहते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। खूब क्वेश्चन पूछता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? बायोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिकल यील्ड के अनुपात को क्या कहते हैं? आपके हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। फार्मूला आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्या? इकोनॉमिकल यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। जो भी आपका आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब जो इकोनॉमिक पार्ट है उसका वजन या उसका परसेंटेज आप कह सकते हैं, और टोटल का परसेंटेज डिवाइड कर दोगे और 100 से गुणा कर दोगे तो उसका हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाएगा। कहने का मतलब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि गेहूं का ये प्लांट है। ठीक है, इसका वजन कितना है? 100 kg। ठीक है, अब इसमें से दाना कितना निकला? 50 kg। अब हम कह देंगे हार्वेस्ट इंडेक्स कितना हुआ इसका? तो इकोनॉमिक पार्ट कितना हुआ? 50 हुआ कि नहीं? और बायोलॉजिकल दोनों का वजन कितना हुआ था? 100।
और गुणे 100 कर दोगे तो 100 कट गया। तो कहने का मतलब क्या आ गया, 50% इसका हार्वेस्ट इंडेक्स आ गया। समझ गए ना। बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब ग्रेन और भूसा, मतलब दाना और भूसा दोनों, ग्रेन और स्ट्रा दोनों, और इकोनॉमिकल यील्ड मतलब बस उसका दाना, दोनों को अनुपात को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। और इसको एक टर्म में लिखा जाता है क्या, सिंक अपॉन सोर्स, क्या, सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। सिंक क्या होता, सोर्स क्या होता, समझना जरा। देखिए जैसे अभी हम कह दें कि आपके घर में पैसे का सोर्स क्या है, कहोगे कि हमारे पापा जॉब करते हैं, हमारे पापा खेती करते हैं, हमारे पापा का बिजनेस है। बात समझना, ठीक है, समझ गए ना। सोर्स, पैसे का सोर्स क्या है आपके घर में, बिजनेस है या खेती है या नौकरी है, कुछ भी है। और सिंक मतलब क्या हो गया, इसके बारे में समझना। ऐसे जो प्लांट के केस में, भाई प्लांट के केस में एटलीस्ट क्या आता है सबसे लास्ट में, भाई ग्रेन आता है कि नहीं। ग्रेन आया कहां से, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस करके वो खाना पीना बनाई, खाना पीना बनाने के बाद क्या की एनर्जी को स्टोर करती है, किस रूप में, ग्रेन के रूप में करती है कि नहीं। वैसे एक घर, जैसे हमारा घर है, आपका घर है, हमारे घर में पैसा स्टोर किया जा रहा है, कहां से किया जा रहा है, किसी सोर्स से किया जा रहा होगा ना, कहीं सर्विस से आ रही है, बिजनेस से आ रहा है या नौकरी से आ रहा। कहने का मतलब यही है, जो सोर्स है, प्लांट का सोर्स कौन सा है, उसका वेजिटेटिव पार्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पे होता है। जब फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट खाना बनाएगा, तो प्लांट खाना बनाने के बाद समझते हो अपनी एनर्जी किस रूप में स्टोर कर रहा है, ग्रेन के रूप में। जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है उस पार्ट को क्या कहेंगे, सोर्स। जहां पे फोटोसिंथेसिस के बाद पदार्थ इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं, सिंक। तो सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। सोर्स मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस होता कहां है, वेजिटेटिव पार्ट पे, बायोलॉजिकल पार्ट पे। भाई उसके लीफ, उसका स्टेम, उसका ईयर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट खाना बनाया, खाना बनाने के बाद अपनी एनर्जी कहां पे स्टोर कर रहा है, सीड के रूप में, ग्रेन के रूप में स्टोर कर रहा है। जहां पे स्टोर होता है उसको सिंक बोलते हैं, जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा, बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड और हार्वेस्ट इंडेक्स। अब देखिए ये तीनों सिंचाई से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप समझ जाओगे तो ये समझ लेना कि कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले यहां पे क्वेश्चन भी बनता है, सबसे ज्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स किस क्रॉप की होती है या सबसे कम किस क्रॉप की होती है। सबसे कम होती है अरहर की, ठीक है। अरहर की कितनी होती है, लगभग 19%, ठीक है, लगभग 19%। सबसे ज्यादा किसकी होती है, अब देखिए ओवरऑल हमने गाजर भी पढ़ा, कैरेट की होती है। कैरेट में देखो उसका इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है, उसका रूट होता, कितनी बड़ी होती है, और उसके ऊपर 3-4 पत्तियां लगी होती है। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक पार्ट गाजर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीजें हैं, मिनिमम वाला तो एकदम 100% है। गाजर मैंने पढ़ा है कहीं 1-2 जगह, लेकिन यह है कि सबसे ज्यादा बहुत कम दिखता है। 1-2 जगह मैं कहीं पढ़ा हूं तो कैरेट दिखता है, बाकी सबसे कम किसका होता है, आपके अरहर का होता है। अगर ओवरऑल की बात करोगे, अरहर आपकी क्या है, पल्सेस क्रॉप है। पल्सेस क्रॉप और ऑयल सीड की बात करोगे तो पल्सेस और ऑयल सीड का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, 30% होता है। कितना होता है, 30%। आप लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, मिनिमम हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होता है, अरहर का, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल पल्सेस की बात आएगी तो उसका कितना होगा, 30%। ऑयल सीड की बात आएगी तो कितना होगा, 30%। कॉटन की बात आएगी, कॉटन मतलब कपास का HI या हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, वो भी 30% होता है। कितना होता है, 30%। अब बात करेंगे सुगर केन की, तो आप लिख सकते हो शुगर केन की कितना होता है, लगभग 27% होता है। कितना होता है, 27%। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात करोगे राइस की कितनी होती है, 50%। कितना होता है, राइस 50%, राइस मतलब धान। और गेहूं का कितना होता है, आपका 40%। और कोर्स सीरियल जो है, जो मोटे अनाज वाली सीरियल क्रॉप होती है, उनका भी कितना होता है, 40%। तो कहने का मतलब ये सब चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन
आपको मिलता है और सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अभी IBPS FO देखो मेंस होने वाला, वहीं भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब जो HI होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, राइस का 50, वीट का और कोर्स सीरियल का कितना होता है 40, ऑयल सीड, पल्सेज और कॉटन का कितना होता है 30%, ठीक है। गन्ना का कितना होता है, शुगर केन 27%, और मिनिमम किसका होता है, अरहर का लगभग 19% होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले टर्म का। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बेटा जरूर बताना। अगर आप जब बताओगे तभी हम उस पर काम करेंगे। आज काफी बच्चों का फोन भी आया, नहीं सर अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत है, आप अपना व्यू दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हमने अपना नंबर भी बताया है, फिर बता दे रहे हैं 7007051098, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉल या SMS व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इंक्वायरी आपको लेना है तो सारी चीजें आप ही के लिए की जा रही है। अब बात करेंगे डेल्टा ऑफ वाटर या ड्यूटी ऑफ वाटर। तो दोनों बताने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि ये खूब पूछा जाता है। देखिए पहले हम बात करेंगे किसकी, ड्यूटी की। देखिए जैसे बात आती है ड्यूटी क्या है, जैसे अभी हम कह दें कि आपकी ड्यूटी क्या है, कहोगे सर जी हमारा ड्यूटी है पढ़ना। तो पढ़ने की एक टाइम होती है, हम कह देंगे कि कितना घंटा पढ़ते हो, कहोगे कि 8 से 10 घंटा के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो ये 8 से 10 घंटा आप काम कर रहे हो पढ़ाई के पीछे, वो क्या है, आपकी ड्यूटी है। बैंक में एक अधिकारी जाता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वो बैठता है कि नहीं, लगभग कितना घंटे काम कर रहा हो बताइए, लगभग 7 से 8 घंटा काम कर रहा है कि नहीं, 10 से 5 या 10 से 6 वो काम कर रहा है, ठीक है। वो इसकी ड्यूटी है, समझना कि ड्यूटी। जैसे एक कोई भी कर्मचारी हो, टीचर है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी में पढ़ाने जाता है, सुबह 8 बजे चला जाता है, शाम को 4 बजे तक, क्योंकि वो 10 से 4 अपनी ड्यूटी दे रहा है। तो यही चीज ड्यूटी की बात अगर फील्ड में करोगे, पानी से रिलेशन निकालोगे तो ये क्या होता है, इस पे जरा चर्चा करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास पानी है, ठीक है। पानी है कितना, 1000 mm, 1000 mm है, ठीक है। 1000 mm है और एक एरिया है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया है। इस एरिया में बात समझना, इस एरिया में ये पानी फैलना मतलब चारों तरफ बराबर फैल जाए, यही क्या कहलाती है, ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाती है। बात मेरी आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब एक निश्चित अमाउंट में वाटर है या निश्चित मात्रा में पानी है और निश्चित एरिया में, फिक्स एरिया में अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा, फैल जा रहा है एक बराबर मात्रा में, तो वही क्या कहलाती है, आपकी ड्यूटी ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर की ड्यूटी थी क्या, कि वो पूरे फील्ड को कवर कर ले, ऐसा नहीं कि एक जगह ज्यादा हो जाए एक जगह पहुंचे ही ना। बात समझे कि नहीं। तो एक निश्चित अमाउंट हो, जो एक फिक्स जो अमाउंट था, वो फिक्स अमाउंट फिक्स एरिया में फैल जाए तो क्या कहलाती है, आपकी ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाती है। बात समझ गए होंगे। मान लीजिए कि वो अमाउंट कितना था, 1000 mm, बात समझे कि नहीं, और वो 1000 mm 1 हेक्टेयर में पूरा फैल जाए, बात समझे कि नहीं, यही आपकी क्या कहलाएगी, ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाएगी। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप समझिएगा या पूछिएगा। देखिए जैसे ड्यूटी ऑफ वाटर, भाई फील्ड में पानी देते हैं कि नहीं देते हैं, फील्ड में पानी देते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज आप सोचना कि भाई फील्ड प्रिपरेशन से लेके और हार्वेस्टिंग के पहले मतलब लास्ट इरिगेशन तक सिंचाई देते हैं ना, तो भाई क्या ये भी पानी उसमें इंक्लूड करोगे जो फील्ड प्रिपरेशन में दे रहे हो, नहीं। ये पानी जो ड्यूटी ऑफ वाटर होती है वो फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन तक होती है, बस याद रखिएगा, फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन। जैसे भाई मैंने बोला कि गेहूं की कितनी सिंचाई की अवस्था होती है, कहोगे क्या, CRILTLJFMD। कहने का मतलब क्राउन रूट इनिटिएशन, लेट टिलरिंग, लेट ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डफ, ये 6 स्टेज हैं, है कि नहीं। CRILTLJFMD
ऐसे रट्टा मार लोगे, छवो सिंचाई आपको याद हो जाएगी, किसकी? वीट की। तो हम कह देंगे कि ड्यूटी क्या होगी भाई, CRI स्टेज से लेके डफ स्टेज के बीच में जो पानी आप दे रहे हो वही क्या कहलाएगी? ड्यूटी कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं भाई? गेहूं कि जब सोइंग कर रहे थे, फील्ड प्रिपरेशन के टाइम भी आप इरिगेशन किए थे कि नहीं किए थे, या करता है कि नहीं करता है किसान? तो भाई उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। कब से करेंगे? जो पहली सिंचाई से और लास्ट सिंचाई के बीच में पानी देते हैं वही हमारी ड्यूटी कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी। अगर ना आई हो वीडियो दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट इरिगेशन है और लास्ट इरिगेशन है, तो यही आपकी क्या कहलाती है? ड्यूटी। एक निश्चित अमाउंट में निश्चित एरिया को सिंचित करना, एक निश्चित अमाउंट से निश्चित क्षेत्र को सिंचित करना क्या कहलाता है? ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाता है। इसमें जो इंक्लूड होता है वो फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन इंक्लूड होता है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए अब बात आएगी डेल्टा। तो डेल्टा ऐसे लिखा जाता है, खूब फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है डेल्टा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी क्रॉप आप कल्टीवेशन करते हो कि नहीं, तो एक फिक्स होता है कि इसकी खेती के लिए एवरेज रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 1000 mm। बात समझे कि नहीं? अब 1000 mm है, लेकिन कितना दे रहे हैं ये भी मैटर करेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे होता नहीं कि भाई हमारा खाना खाने की क्षमता कितना है? 10 रोटी, लेकिन हम कितना खा रहे हैं मैटर ये करता है। वही उस क्रॉप को कितना पानी चाहिए वही क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। बात समझे कि नहीं? देने की बात नहीं हो रही है, बात समझना, कितना चाहिए। जैसे राइस का कल्टीवेशन के लिए, वीट का कल्टीवेशन के लिए, शुगर केन का कल्टीवेशन के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है वही आपकी क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। और जितना निश्चित अमाउंट जो पानी हमारे पास है और पूरे एरिया में जो हम फैला रहे हैं वो क्या कहलाती है? ड्यूटी कहलाती है। बात समझे कि नहीं? इसमें वो भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे वाटर डेप्थ पढ़ते हो, कितनी गहरी सिंचाई करनी चाहिए। जैसे राइस के फील्ड में पढ़ते हो 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करनी चाहिए कि नहीं? तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। बात समझे कि नहीं? आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ड्यूटी ऑफ वाटर, डेल्टा ऑफ वाटर में बस इतना अंतर है कि जो टोटल वाटर रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है? डेल्टा। और जो हमारे पास पानी है, निश्चित अमाउंट में पानी है और निश्चित क्षेत्र पर हम सिंचाई कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? ड्यूटी कहलाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला इसमें है बेस पीरियड क्या होता है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, यहां से भी खूब क्वेश्चन आता है कि बेस पीरियड किसको कहते हैं। ठीक है, इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे कि हम कह दें कि आपका बेस पीरियड क्या है। ठीक है, बेस पीरियड का मतलब किस समय से किस समय तक चीजें आप कर रहे हो। ठीक है, बेस पीरियड की बात आती है तो ये भी इरिगेशन से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, किससे? बेस पीरियड में क्या होता है? इरिगेशन से ही रिलेटेड होता है। क्या होता है जरा देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए फील्ड प्रिपरेशन आप कर रहे हो। क्या? फील्ड प्रिपरेशन आप कर रहे हो। ठीक है, करने में भी वाटर दिए, सिंचाई किए कि नहीं? इरिगेशन किए, और लास्ट इरिगेशन तक यही क्या होती है? बेस पीरियड होती है। कहने का मतलब फील्ड प्रिपरेशन से जो पानी आप दे रहे हो और लास्ट इरिगेशन तक जो देते रहोगे वो आपका क्या कहलाएगा? बेस पीरियड कहलाएगा। और ड्यूटी ऑफ वाटर क्या कहलाती है? फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन तक। समझ गए ना? फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन। और बेस पीरियड क्या हुआ? फील्ड प्रिपरेशन से लेके लास्ट इरिगेशन तक जितना पानी आप दे रहे हो वो आपकी क्या कहलाती है? बेस पीरियड कहलाती है। जैसे CRI स्टेज कब आती है भाई? सोइंग से 20 to 25 डेज बाद आती है कि नहीं? और सोइंग से 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले हम क्या करते हैं? फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, सिंचाई करेंगे, वीडिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, खेत की सफाई करेंगे, उसके बाद उसकी टिलेज करेंगे कि नहीं? और सिंचाई कब कर दिए थे? सोइंग से 10 दिन 15
15 दिन पहले ही कर दिए थे, तो वो समय इंक्लूड इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब CRI से पहले, सोइंग से पहले का पीरियड भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। किसमें हो रहा है? बेस ऑफ पीरियड में। समझ गए कि नहीं? बेस ऑफ पीरियड यही होता है कि फील्ड प्रिपरेशन से लेके लास्ट इरिगेशन के बीच में जितना पानी देते हो वही आपकी क्या कहलाती है? बेस पीरियड कहलाती है। ठीक है, इतनी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर ना समझ में आए तो जरूर बताना, क्योंकि आप ही के लिए क्लास डेली किया जा रहा है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए टेक्निकल चीजें होती, कहीं कहीं नहीं सेट होता है, तो देखा जाता है आगे क्या लिखा है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंपटीशन, ये क्या होता है? जैसे आप जानते हो भाई, कंपटीशन किस चीज का होता है? भाई हम आप एग्रीकल्चर के हैं, यहाँ पे खाने के लिए कंपटीशन तो करेंगे नहीं। यहाँ पे जो प्लांट और वीट के बीच में कंपटीशन होता है, किसके लिए होता है? भाई फर्टिलाइजर के लिए होता है, न्यूट्रिएंट के लिए होता है। ठीक है, और किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है कि नहीं? और किसके लिए होता है? स्पेस के लिए होता है। मेनली यही 3 चीजों का कंपटीशन होता है, स्पेस का, न्यूट्रिएंट का, पानी का। ठीक है, ये तीनों आपस में कंपटीशन करते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ो करते हैं, एक समय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वीट और गेहूं का जो मामा है, कब कंपटीशन करते हैं? भाई वही करते हैं स्टार्टिंग में 1 महीने तक करते हैं कि नहीं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो जो यही 1 महीना है, इसी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंपटीशन कहते हैं। कहने का मतलब जिस समय वीड और क्रॉप आपकी कंपटीशन एक दूसरे से करे, उस पीरियड को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंपटीशन कहते हैं। समझ गए होंगे कि जिस स्टेज पर वीड और क्रॉप आपस में कंपटीशन करते हैं, उस पीरियड को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंपटीशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोर वाटरिंग लिखा है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टर्म है, एक एक करके हम देखते हैं कोर वाटरिंग क्या होती है। चलिए, जैसे कि आपको पता है कोर वाटरिंग एक हो गया पाल्को इरिगेशन, या इसी को और कहीं कहीं लिखा है बुक में पालवे, क्या? पालवे या पाल्को इरिगेशन। ठीक है, ये चीजें आप में देखनी, यहां पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप याद रखिएगा डिफरेंट क्या है। देखिए, जैसे कि दोनों पहली ही बात होगी, समझना। जैसे कोई क्रॉप है, क्या क्रॉप्स है या क्रॉप है, फसल है, उसकी जो पहली इरिगेशन होगी, जो उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है, वही क्या कहलाती है? कोर वाटरिंग कहलाती है। जैसे गेहूं जो वीट है, उसका क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है इरिगेशन की? CRI, क्राउन रूट इनिटिएशन, यही तो होती है। इस समय जो इरिगेशन करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? कोर वाटरिंग कहलाती है। कहने का मतलब बीज जमाव के बाद या सोइंग के बाद, बुआई के बाद जो इरिगेशन करते हैं पहली, वही आपकी क्या कहलाती है? कोर वाटरिंग कहलाती है। या क्रिटिकल स्टेज पर, किसी भी फसल की क्रिटिकल स्टेज पर जो पानी दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? कोर वाटरिंग कहते हैं। जैसे गेहूं में CRI स्टेज होती है, तो ये आपकी क्या हो गई? कोर वाटरिंग हो गई। कहने का मतलब बुआई के बाद जो पहली सिंचाई की जाती है, उसी को क्या कहेंगे? कोर वाटरिंग कहेंगे। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पाल्को इरिगेशन क्या होता है? जैसे कि सोइंग करने से पहले आप क्या करते हो? सिंचाई करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? पानी लगाते हो कि नहीं? क्यों करते हो? क्योंकि फील्ड प्रिपरेशन करने के लिए, फील्ड को तैयार करने के लिए जो हम इरिगेशन करते हैं, उस इरिगेशन को क्या कहते हैं? पाल्को इरिगेशन कहते हैं। जैसे वीट की सोइंग करनी है, सोइंग करने से पहले आप क्या करोगे? सिंचाई करोगे। सिंचाई करने के बाद क्या करोगे? उसकी क्लीनिंग करोगे। सबसे पहले क्लीनिंग होता है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, फील्ड प्रिपरेशन का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? फील्ड क्लीनिंग, मतलब खेत की सफाई करना। पहले खेत को सफाई की जाती, फिर और सब सारी चीजें की जाती। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है जब आप मृदा की तैयारी कर रहे हो या
भूमि की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? खेत की सफाई करना, ठीक है। तो वही चीज है, जब आप फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो इरिगेशन देते हो, फसल बोने से पहले जो सिंचाई करते हो फील्ड प्रिपरेशन में, उस इरिगेशन को क्या कहते हैं? पाल्को इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, पडलिंग जो करते हो, क्या पडलिंग किससे रिलेटेड है? राइस में रिलेटेड है। होता क्या है, जब पानी और मिट्टी को आपस में मिलाते हो, प्लांटिंग से पहले देखिए करते हैं कि नहीं, मिट्टी पानी को आपस में क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पडलिंग कहते हैं। तो पूछा जाता है पडलिंग में कौन सा इरिगेशन होता है? तो पाल्को इरिगेशन होता है। समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी पाल्को इरिगेशन का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो क्या कहोगे? पडलिंग। बात समझे कि नहीं? बुवाई से पहले जो आप इरिगेशन करते हो वही आपकी क्या कहलाती है? पाल्को इरिगेशन कहलाती है। देखिए ये तीनों टर्म भैया बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको समझना है। पहला क्या है? होलार्ड, दूसरा क्या है? एकार्ड, और तीसरा क्या है? चेसार्ड, ठीक है। होलार्ड, एकार्ड, चेसार्ड, ये तीनों आपके समझना है। देखिए ये आपकी मान लीजिए क्या है? सॉइल है, ठीक है, सॉइल है। अब इसके अंदर मान लीजिए 10 लीटर पानी आ सकता है। कितना? 10 लीटर पानी आ सकता है। तो कहने का मतलब सॉइल के अंदर कितना पानी है? 10 लीटर। तो यही चीज पूछा जाता है, सॉइल के अंदर जितना पानी होता है उस पानी को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। समझ गए कि नहीं? सॉइल के अंदर जो पानी होता है उस पानी को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। अब देखिए पानी सॉइल के अंदर होता है, लेकिन प्लांट सारे पानी को नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी ऐसे होते हैं जो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूट जोन से नीचे चले गए हैं, मतलब वो अनअवेलेबल फॉर्म में हुए। भाई जो पानी प्लांट को मिल जाए, जो पानी प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में है, उस पानी को क्या कहेंगे? चेसार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? चेसार्ड कहेंगे। और जो पानी प्लांट को नहीं मिल रहा है उस पानी को क्या कहेंगे? एकार्ड कहेंगे। समझना, एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, फील्ड के अंदर जो टोटल पानी है उस पानी को क्या कहेंगे? होलार्ड कहेंगे। और उस फील्ड में से जितना पानी प्लांट ले रहा है उस पानी को क्या कहेंगे? नीचे वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? चीसार्ड कहेंगे। और जो पानी प्लांट नहीं ले पा रहा है उस पानी को क्या कहेंगे? आपको एकार्ड कहेंगे। इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। एकार्ड और क्या बोलते हैं? चेसार्ड और होलार्ड, ये तीन टर्म आपको खूब मिलेंगे। इसको भैया रिवीजन कर लेना। होलार्ड मतलब कुल पानी, ठीक है। चेसार्ड मतलब जो प्लांट ले पा रहा है, और एकार्ड मतलब क्या होता है? जो पानी प्लांट नहीं ले पा रहा, मतलब उसके लिए अनअवेलेबल फॉर्म में है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। दो टर्म और है, देखते हैं। एक क्या है? फॉरेस्ट एरिया, दूसरा क्या है? आपका ट्री एरिया। इसके बारे में भी देखते हैं क्या है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए फॉरेस्ट एरिया क्या होता है और ट्री एरिया क्या होता है, इसके बारे में समझना जरा। जैसे मैं कुछ पहली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फॉरेस्ट्री, ठीक है, जब क्लास चलेगी कम से कम 5-6 क्लासेस इसमें लगेंगे, तो वहां पे सारी चीजें आपको बताई जाएगी। बस समझ लो फॉरेस्ट एरिया या ट्री एरिया कहते किसको है। देखिए फॉरेस्ट एरिया जो होगा, मोर देन 1 हेक्टेयर पे क्या होना चाहिए? ट्री होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, ठीक है। पहला तो क्राइटेरिया ये है कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पर अगर पेड़ है तो उसको आप जंगल कह सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ और चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ती है। तो उसमें लगभग मोर देन 10% क्या होनी चाहिए? कैनोपी होनी चाहिए। कहोगे कैनोपी क्या होती है? देखिए जैसे कि ये प्लांट दिख रहा ना, प्लांट दिख रहा है कि नहीं, जो इसका वेजिटेटिव पार्ट है, जो हरा भरा बहुत होता है। जैसे आप जंगल देखते हो, एक पेड़ ऐसा होता है बस उसका उड़ी पार्ट खूब दिखेगा, उसमें हरे भरे मतलब जो पत्तियां उत्तियां होती, घना नहीं होता। क्या? घना, ठीक है। जब घना रहेगा तभी जंगल कहलाएगा। तो लगभग कितना कैनोपी होना चाहिए? मोर देन 10%। अगर 10% से कम होगा, अगर एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा भी है, तो भी आप उसको फॉरेस्ट नहीं कहोगे, तब क्या कहोगे? ट्री एरिया कहोगे।
दो चीजें होना चाहिए किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए। पहला क्या कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पर क्या होना चाहिए, पेड़। तो पेड़ के अंदर जो सघनता होनी चाहिए, जो कैनोपी होनी चाहिए, लगभग 10% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 10% से कम होगी तो आप उसको जंगल नहीं कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं? बस आपको इतना याद रखना है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड पर अगर पेड़ है तो उसको जंगल कहेंगे, और उस पेड़ में अगर 10% से ज्यादा कैनोपी है, सघनता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फॉरेस्ट एरिया। अगर इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्री एरिया। ठीक है, क्या कहलाएगी, ट्री एरिया। तो आप ये 2 चीज समझ गए होंगे। तो सारी चीजें भैया ये जो टर्म थे आप ही के लिए थे। देखिए आज के जितने टर्म थे सब क्लियर हो गए हैं। ऐसे आपको डेली जो वीडियो मिलेगा एक नई एनर्जी के साथ मिलेगा, एक नए टॉपिक के साथ मिलेगा, और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आज हमें रिपीटेड क्लास मिल रही है, बोरिंग क्लास मिल रही है। हर क्लास को एक नई एनर्जी के साथ, नए मेथड के साथ आपके सामने लाऊंगा। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट जैसे दे रहे हैं ऐसे देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने स्टेटस पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जैसे कि हर जगह एक ही नाम दिखे, क्या, विद्या। और क्योंकि यही सब चीज़ें देख के बड़ी खुशी भी होती है कि आप इतना प्यार और अपना सपोर्ट हमें दे रहे हैं। हम आपके लिए डेली कुछ न कुछ लाते रहेंगे। कल भी किसी वीडियो के साथ आऊँगा। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ अलग चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक चीज़ और बताएं, जो हमारे इंटर कॉलेज के बच्चे हैं वो यार बिल्कुल परेशान ना हो इंग्लिश हिंदी के लेके, क्योंकि आप ही के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपके लिए बड़ा धमाका करने वाले हैं। और जिस दिन आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें दिखने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।